गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास के जो बच्चों का बचा हुआ पार्ट है चैप्टर फर्स्ट, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो ठोस, द्रव, गैस इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ टेक्निकल एरर के कारण पिछली वीडियो रुक गई थी, तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। और सभी बच्चे नोट्स को प्रिपेयर करते रहें। अगला जो है उसी का पार्ट आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे, जानेंगे, और इसके बचे हुए पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़ रहे थे ठोस, द्रव और गैस के बीच में तुलना। तो ठोस, द्रव और गैस के बीच में अगर तुलना करें तो पहला पॉइंट आता है आकृति। तो इनका आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। आगे बात करें आयतन के बारे में। आयतन मतलब वॉल्यूम। तो कोई भी ठोस वस्तु का एक निश्चित आकार होता है, जबकि आयतन के बारे में बात करें तो आयतन भी इनका एक निश्चित होता है। और अगर गैस, द्रव के बारे में बात करें तो जिस पात्र में रख दिया जाता है वे सभी उसी आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। बहने का गुण, क्या आप लोग देखते हैं क्या ठोस पदार्थ कभी बहते हैं? क्या बहने का गुण कोई इनके अंदर होता है? शायद आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं होता है। तो बहने का गुण यानी फ्लूइडिटी कभी भी ठोस में नहीं होती है, या कह सकते हैं बहुत मंद होती है, भी कैसे बहुत मंद होती है, ठीक है ना। और बहुत मंद का मतलब जानते हैं? बहुत मंद का अर्थ होता है कईयों हजारों साल की बात कर लें तब ये ऐसा होता है। और इसमें बहने का गुण होता है द्रव में, और गैस में बिल्कुल ये हमेशा बहती रहती चारों तरफ। अब बात करते हैं रिक्त स्थान या संपीड्यता। संपीड्यता का एक्सपेरिमेंट लास्ट उसमें आपने देखा था कि अगर नमक को दबा रहे हैं सिरिंज में तो नहीं दबता है, तो अर्थात इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। द्रव के बारे में बात करें थोड़ा सा अपेक्षाकृत अधिक होता है ठोस से, परंतु गैस से कम होता है, और गैस में सबसे अधिक होता है। बात करते हैं घनत्व के बारे में। तो घनत्व के बारे में अगर चर्चा करें तो डेंसिटी के बारे में जानें तो सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का। और ठोस से जो है कम होता है किसका होता है? ये ठोस का अगर बात करें सबसे अधिक होता है। तो इन दोनों की तुलना करिए तो द्रव का जो घनत्व होगा वो क्या होगा? गैस से जो है अधिक होगा। और सबसे कम जो घनत्व होता है वो होता है आपका गैसीय अवस्था में। कणों के बीच आकर्षण बल के बारे में बात कर लें तो लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि ठोस के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं अपेक्षाकृत द्रव के, अपेक्षाकृत गैसों के। तो बात करें कि कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है ठोस में अधिक होता है इसमें, जबकि द्रव में कम होता है अपेक्षाकृत गैस के। अब कणों के बीच कणों का स्थान, तो कणों का स्थान यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इसमें निश्चित, इसमें अनिश्चित, इसमें कोई भी निश्चय नहीं हो सकता। गतिज ऊर्जा यानी गति करने की जो है ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गति कौन मॉलिक्यूल करते हैं? जिनमें स्पेस होता है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में। तो गैस के मॉलिक्यूल अधिक गति करते हैं, इनमें अधिक गतिज ऊर्जा होती है। अपेक्षाकृत अगर द्रव के बारे में बात करें तो इसमें कम होती है, किससे कम होती है? गैस से। और अगर हम बात करें ठोस मॉलिक्यूल चूँकि पास पास होते हैं इसमें गति बहुत कम होती है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा कम होती है। विसरण, विसरण के बारे में हमने बता दिया कि सबसे अधिक विसरण किसमें होती है? गैस में, फिर द्रव में, और ठोस में बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं ये पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, न्यूमेरिकल पोर्शन हम बोर्ड पे कराएंगे आप लोगों को। कह रहा क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बर्फ़ ले लीजिए।
बर्फ़ जो है अपनी अवस्थाओं को बदलते रहते हैं। यदि वो द्रव अवस्था में है और उसको गर्म कर दीजिए तो गर्म करने की स्थिति में वो वाष्प अवस्था में यानी गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और इसे अगर ठंडा कीजिए तो ठोस अवस्था में यानी बर्फ़ के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और बर्फ़ को गर्म करेंगे तो किस में बदलता है? द्रव में, और द्रव को गर्म करेंगे गैस में। ये तीनों कंडीशन में पाया जा सकता है। कह सकते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ की गलनांक या गलन क्या होता है। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, गलन। तो कोई टेम्परेचर ऐसा हो जिस टेम्परेचर पर वो पदार्थ किसी विशेष टेम्परेचर पर क्या हो, गलना प्रारंभ कर दे। क्या हो जाए? गलना प्रारंभ कर दे, तो उसे कहते हैं वह टेम्परेचर कहलाता है गलनांक। ठीक है ना। तो जितने भी ठोस मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच में अंतराणु का स्थान कम पाया जाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में होते हैं, और गतिज ऊर्जा भी कम पाई जाती है। ठीक है। और ये एक नेटवर्क, एक जाल में बंद होते हैं। तो जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है और वह तापमान उस ठोस के लिए क्या कहलाएगा? गलनांक बिंदु अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक कहलाता है। यानी गलने की क्रिया, जैसे हम लोग बात करें बर्फ़, तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बर्फ़ को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर से नीचे लाते हैं तो ये जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे लोहे का गलनांक करें कि लोहे को जो है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड में यानी 1808 केल्विन पर अगर लोहे को गर्म करते हैं तो पिघलना प्रारंभ होता है। आज आगे बात करें हिमन या हिमांक। हिमन या हिमांक मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदल जाए? बर्फ़ बनना शुरू हो जाए, यानी जमना या ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं हिमांक। बोलो आ रहा? ये गलनांक का बिल्कुल अपोजिट बिंदु होता है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव कैसा हो जाए? फ्रीज होना शुरू हो जाए, ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, वो कहलाता है हिमांक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदलना शुरू हो जाए? ठोस पर अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर दे, उसे कहेंगे उस पदार्थ का हिमांक। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाओगे तो पानी किस में बदलना शुरू हो जाएगा? बर्फ़ में। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का गलनांक माना जाता है। और इससे नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा? जो जल होगा, अगर जल को 0 से नीचे ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर किस में चेंज हो जाएगा? बर्फ़ में। तो यह होता है हिमांक बिंदु। फिर बात करते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक का मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाए, यानी गर्म होने के बाद उबलना प्रारंभ हो जाए, गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाए, तो वह ताप कहलाता है क्वथनांक। बात समझ में आ रहा है? क्वथनांक, गलनांक मतलब गलना, तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे कहते हैं गलनांक। और हिमांक क्या होते हैं? जब कोई द्रव बर्फ में या ठोस में बदलना प्रारंभ हो जाए उसको हिमांक कहते हैं। और क्वथनांक क्या होता है? वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उसे कहते हैं हम लोग क्या? क्वथनांक कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा? तो ये टर्म्स हैं, कुछ इनके नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से जो जो हेडिंग करवा रहे हैं। बात करते हैं फिर इसके बाद में गुप्त ऊष्मा के विषय में। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, अब इसके बारे में जानें। ये क्या होता है? एक ऐसा गुप्त ऊष्मा का मतलब किसी पदार्थ का ऐसा तापमान
निश्चित होता है। उसके बाद अगर उसका तापमान बढ़ाते रहेंगे तो उसमें तापमान में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, अर्थात उस ताप को वो जो है यूज़ नहीं करेगा जो भी आप गर्म कर रहे हो। जैसे इसका देखें, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा। हमने देखा कि जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती है बीकर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बदलता, वो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जब तक बदलेगी नहीं। और बदलेगी धीरे धीरे, जब द्रव अवस्था में बदल जाएगी फिर वो ऊष्मा को ग्रहण करेगी और एक बिंदु तक ही ऊष्मा को ग्रहण करेगी, और ग्रहण करने के बाद में जो है क्वथनांक बिंदु के बाद में वो जो है ग्रहण नहीं करता है, और अधिक होगा तो चेंज कर देगा, यानी वो द्रव किस में बदल जाएगा, बोलो बेटा, गैस में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ें। बीकर को लगातार गर्म करने के बाद भी ऐसी स्थिति ऐसा ही होता है। जब द्रव को गर्म करते हैं तो बीकर का तापमान बढ़ता है, परंतु क्वथनांक बिंदु तक पहुंचने के बाद बीकर का तापमान नहीं बढ़ता, यानी बीकर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। द्रव के वाष्प में बदलने तथा तापमान स्थिर रहता है, जबकि द्रव को लगातार गर्म करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि ऊष्मीय ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ हो रही, कहाँ जा रहा है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में होता है। यानी अब जो भी टेम्परेचर होगा, वो जो भी यूज़ किया जा रहा है, क्या यूज़ किया जा रहा है, जो भी टेम्परेचर ले रहा है किस में यूज़ किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल होता है उसकी अवस्था को परिवर्तित करने में। यानी जैसे माने कि जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये जो है ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, बट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जैसे ऊपर करोगे, जो ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही, मतलब जो आप दे रहे हो वो ऊष्मा जो है इसको बॉयल करने पे नहीं लगेगा, उसको वो ऊष्मा गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने पर लगने लगती है। अर्थात अवस्थाओं में परिवर्तन होने के लिए वह ऊष्मा प्रयुक्त की जाती है। तो कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जरा जानें। वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी आपूर्ति किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तन कर देता है गुप्त ऊष्मा कहलाता है। यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है तो वह ऊष्मा जो पदार्थ की स्टेट को बदल रहा है, ठीक है ना, उसकी जैसे ठोस से किस में बदल रहा है, द्रव में, तो वह टेम्परेचर कहलाता है उस पदार्थ का गुप्त ऊष्मा। बात करते हैं अगले टॉपिक की, गलन की ऊष्मा। तो आपको पता है शब्द गलन मतलब गलाना, ठीक है ना। तो गलाने के लिए जो ऊर्जा, मान लीजिए एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम कोई ठोस है, उसका गलनांक द्रव में बदलने के लिए, ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, उस ठोस की गलन ऊष्मा। यानी उसको ठोस को द्रव में बदलने की, देखो गलन और जमाना दोनों में अंतर है। ठोस में क्या करते हैं, जब ऊष्मा देंगे गलेगा और द्रव में बदलेगा, और द्रव को जैसे ऊष्मा कम करेंगे वो जमेगा और ठोस में बदल जाएगा। क्लियर बेटा। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है ऊर्ध्वपातन। यह एक ऐसी स्थिति होती है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी ठोस को गर्म करने पर वह किस में बदलता है, पहले द्रव में बदलता है और द्रव में बदलने के बाद किस में बदलता है, गैस अवस्था में। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया यानी सब्लिमेशन की क्रिया बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। कैसी होती है, बिल्कुल अपोजिट क्रिया होती है। अर्थात इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वपातन क्या करते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जो है एक व्हीकल लिया, ये स्टैंड इस तरीके से ले लिया, एक जो है ये डिस्क ले लिया और डिस्क कांच की होती है जिसको चाइनीज़ डिस्क भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर एक उल्टी कीप को क्या किया, पलट लिया, और पलटने के बाद इसके जो ओपनिंग है उस पर हमने रुई लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसमें क्या भर देते हैं, इसमें मान लीजिए कपूर भर लें, कैम्फर, आयोडीन, नौसादर, कुछ भी भर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आयोडीन दिया है, तो आयोडीन को जैसे इसमें लेते हैं, और व्यवस्था इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से उपकरण ऐसे व्यवस्थित होना चाहिए चित्र के अनुसार। तो जैसे ही इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं,
तो जो ठोस होता है, जो आयोडीन है, नौसादर है या कपूर है, कुछ भी ले सकते हैं, तो देखते हैं कि ठोस यह जो है द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलता है। फिर से समझिए इस बात को, किसी ठोस को गर्म करने पर सदैव वह द्रव अवस्था में, तब वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यह स्थिति क्या है, किसी ठोस को गर्म कर रहे हो तो गर्म करने पर किस में परिवर्तित होता है, वह डायरेक्ट किस में बदलता है, डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलता है। तो इस अवस्था को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्लियर है बेटा? यानी अब ये क्या हुआ, यहाँ से ये गैस अवस्था में बदलता है और ये ठंडा होने के बाद कीप पर जो है इसके मालिक्यूल चिपक जाते हैं। अब जैसे चिपक जाते हैं इनको निकाल लेते हैं फिर। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट से यह समझ में आया कि किसी भी ठोस को गर्म करने पर वह सदैव पहले ठोस द्रव में और द्रव गैस में परिवर्तित होता है, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो यह कंडीशन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो देखें इसको यहाँ, जब ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल रहा है, और ठंडा करेंगे फिर ठोस में बदल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल जाने यहाँ से, अधिकांश ठोस गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि द्रव को लगातार गर्म करेंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, परंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल इसने दिए हुए हैं, कपूर, नौसादर, आयोडीन, नेप्थलीन, एथ्रोसिन, ये सब ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया को मानते हैं। फिर बात करते हैं दाब परिवर्तन, इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। ठोस द्रव गैस में कैसे दाब में परिवर्तन होगा। चलिए फिर इसके बाद में बात करेंगे वाष्पीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वाष्पीकरण क्या होता है, क्या वाष्पीकरण होता है, इसके बारे में जानें। देखिए वाष्पीकरण का जो उदाहरण है वो गर्मी के सीजन से आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। क्या होता है, किसी विशेष तापमान के कारण, ठीक है ना, किसी विशेष तापमान के कारण जो है कोई द्रव जब वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाए, किस में बदलना प्रारंभ हो जाए, वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाए, तो उस स्थिति को कहते हैं वाष्पीकरण। अर्थात ये गैस में परिवर्तन नहीं हो रहा, किस में परिवर्तन हो रहा, वाष्प में परिवर्तन हो रहा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के सीज़न में कूलर को चलाते हैं तो कूलर में पानी क्या होता है, जाली की सहायता से नीचे आता है, और वह पानी क्या होता है, वह पानी वाष्प में बदलता है और वो हवा के साथ में हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हमारे शरीर पर पड़ेगा तो हमें ठंडक महसूस होती है। अर्थात कहने का मतलब समझ में आया, क्वथनांक से जो कम किसी भी ताप पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करती हैं। तो पहला होता तापमान। भाई ताप बढ़ाते रहेंगे तो पहले वाष्प में बदलेगा, और ताप बढ़ाएंगे तो वो गैस में बदलेगा। तो तापमान कैसा होना चाहिए, ऐसा तापमान होना चाहिए कि वो गैस अवस्था में ना परिवर्तित हो। ठीक है ना। अगली बात करते हैं सतही क्षेत्र के बारे में। तो वाष्पीकरण की क्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पर अधिक ज़्यादा सतह होगी, तो ज़्यादा सतह होने पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। एग्जाम्पल ले लो, एक थाली में पानी रख लो, एक थाली में पानी रख लीजिए, एक लोटे में पानी ले लीजिए और दोनों को बराबर मात्रा में ले करके धूप में रख दीजिए। सबसे पहले किसका पानी ख़त्म होगा, सबसे पहले ख़त्म होगा पानी जो थाली होगी, क्योंकि उसका सतह लोटे से क्या है, बोलो, अधिक है। तो अधिक सतह होने पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। तो ये दूसरा। अगला होता है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता क्या होती है, जैसे गर्मियों में हम क्या करते हैं, सूती कपड़े हमें पहनना चाहिए, हमेशा पहनते भी हैं, कुछ लोग नहीं पहनते, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है, सूती कपड़ों से क्या होता है, हमारे शरीर में जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा के कारण जो पसीना आता है वो पसीना क्या करता है, चूँकि
पसीना किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में ही होता है। लिक्विड किस में एब्जॉर्ब होगा? आपके सूती कपड़ों में। तो सूती कपड़े क्या करते हैं, बाहर से टेम्परेचर को लेते हैं और टेम्परेचर को लेने के बाद वो वाष्पित होते हैं। जब वाष्पित होंगे तो वाष्पित होने पर जब हवा हमें लगती है तो हमें हल्का सा अच्छा लगता है, ठंडक महसूस होती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण क्रिया। ठीक है ना। ये कूलर का एग्जाम्पल शायद यहाँ पर दिया हुआ है कि कूलर को किस प्रकार यूज़ करेंगे। सूती कपड़े का ये एग्जाम्पल दिया है, सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सभी जानते हो ठंडा पानी अगर कांच के गिलास में रखते हैं तो कांच के गिलास के चारों तरफ, या बोतल रख लें तो बोतल के चारों तरफ, ठंडी बोतल के चारों तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। अब यह कैसे कंडीशन होती है समझे, क्योंकि वायुमंडल में जो द्रव पाया जाता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जैसे ही द्रव किसके संपर्क में आता है, द्रव जो है ठंडे जल के संपर्क में आता है, तो ठंडे जल के संपर्क में आने पर क्या होता है, ठंडे जल के संपर्क में आने पर जो बर्फ़ होता है वो जो है संपर्क में आएगा कौन, जो गैसीय अवस्था में जल है। अब जैसे गैसीय अवस्था में जल के संपर्क में आएगा इसके ठंडे वाले, तो ये क्या करेगा, जो वायुमंडलीय जलवाष्प है वो किस में बदल जाएगी, कंडेंस होगी, और कंडेंस होने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, जो कि इस सतह के संपर्क, ठंडी सतह के संपर्क में आने पर यहीं पर चिपक जाती है। और इस तरीके से जल की छोटी छोटी बूंदें जो है गिलास के चारों तरफ आपको दिखाई देती हैं। तो यह क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण की क्रिया। समझ रहे हैं, ये होती है वाष्पीकरण। अब बात करते हैं, जैसे वही एग्जाम्पल दे, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती हैं। क्यों? तो यहाँ पर क्योंकि वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है, जलवाष्प की ऊष्मीय ऊर्जा बर्तन में रखे ठंडे जल के संपर्क में आती है, और आपको पता है ऊष्मा का संचार हमेशा अधिक से कम की ओर होता है, आकार कम हो जाता है और संघनित होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिससे छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। अब पदार्थ की जो है दो अवस्थाएं कौन कौन सी, एक होता है पदार्थ की दो और अवस्थाएं कौन सी होती हैं, एक होता है जैसे प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा या पदार्थ ठोस द्रव गैस आपने पढ़ा, ये इसकी प्लाज्मा जो है फोर्थ कंडीशन होती है। आप लोग सामान्यतः पढ़ते हो ठोस द्रव और गैस में ये नेक्स्ट स्टेट होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। अर्थात जब ठोस और द्रव आपस में मिले हों, ठोस और द्रव आपस में मिले हों तो वो स्थिति कहलाती है प्लाज्मा की। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होता है। इसमें इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम तथा अन्य गैसें भरी होती हैं। जब इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित किया जाता है तो यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने के कारण यह गैस ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीली प्लाज्मा बनाती है, और इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का रंग या चमक होती है, और यह गैस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की गैस है और किस प्रकार की चमक होगी। तो ये होता है आपका मिश्रण होता है आयनों से, जो स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आयनित गैसों के रूप में जो है गति करते हैं। ठीक है, ये होता है प्लाज्मा। बस इतनी ही चीज़ें हैं, और इस बात को, इस चार्ट को समझ लीजिए। तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, जिसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसे स्मॉल एम द्वारा इंडिकेट करते हैं। भार जो होता है, भार जो किसी वस्तु का भार होता है, या संहति कह सकते हैं, संहति जो होता है वो किलोग्राम में नापी जाती है। जो इसका वेट होता है हमेशा न्यूटन में नापा जाता है। एन आयतन घन मीटर में जाता है हमेशा। ठीक है ना, तो मीटर क्यूब हो गया। घनत्व जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर में जाता है, तो किलोग्राम प्रति घनत्व में। ठीक है ना, दाब पास्कल में जाता है, तो इसका यूनिट होता है पीए। तो इस तरीके से आपने जो है प्रथम अध्याय का जो है अध्ययन किया।
इसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे अगली वीडियो में। और जितने भी पॉइंट्स हमने समझाए सबको कॉपी पे जो है एक नोट्स बनाना है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, आप लोग को 8th की तरह क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स बनाइए, ना कि क्वेश्चन आंसर करिए। पहले नोट्स बनाइए, जो भी चीज़ें नहीं आए उनको कमेंट में लिखिए। अगर कोशिश आप करते हो, पढ़ते हो, देखते हैं कमेंट्स में, अगर आपके सामने आता है जो भी प्रॉब्लम उसे भेजिए, हम फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।